मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के बिलियंस के पार्ट के 3 के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको बच्चों बिलियन के पार्ट में यह बताया गया था कि हमारे किसी भी बिलियन की जो सांद्रता होती है उसको प्रदर्शित करने वाले हमारे कौन कौन से कारक हैं उसके विषय में हमने आपको बताया था। जैसे आपने देखा था कि पहला हमारा मोलरता था, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोल अंश, उसे हम लोग बोलते हैं। आपके कई जितने भी हम लोग 7-8 पार्ट के बारे में आपको दिखाए थे कि हम किसी भी विलयन की मोलरता के माध्यम से या हम लोग नॉर्मलता के माध्यम से या मोल प्रभाज के माध्यम से या मोललता के या जितने भी हमारे हैं कैसे हम उसको प्रदर्शित करेंगे, उसी के पार्ट का हम लोग पहला भाग हम देखेंगे कि किसी विलयन की हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश के पदों में विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। आइए हम इससे संबंधी हम क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे दिया है कि मोल प्रभाज या मोल अंश के संबंधित प्रश्न हमारे जो हैं से जो हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आपको मैंने आपको आंकिक में लिखा हुआ है कि एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया NH3 जिसको हम लोग बोलते हैं तथा 7.2 ग्राम हमारा जल है, दोनों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोल प्रभाज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि हमने आपको बताया था किसी भी विलयन में हमारा आपको दिया है एक हमारा कोई विलयन है और विलयन के विषय में हमने बताया था विलयन में 2 कारक होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक, मेरी बात को समझिएगा कि किसी भी विलयन के मुख्य 2 हमारे जो अवयव होते हैं, एक होता है विलय, एक हमारा होता है विलायक। आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा दिया है जल, आपको H2O दिया, H2O की जो मात्रा आपको दी है, H2O की मात्रा देखिए बेटा हमारा आपको कितना ग्राम दिया है, तो आप इसमें कहेंगे H2O दिया है और इसमें हमारा क्या मिलाया गया बेटा, हमारा NH3 को मिलाया गया है। ठीक, अमोनिया, मतलब कि जो भी विलयन हमारा इसमें बनाया गया है उस विलयन में हमारा जो है अमोनिया की मात्रा आपको दिया है। ठीक है ना, तो जो पात्र है तो हम लोग कहेंगे कि NH2 या NH3 की मात्रा, NH3 की मात्रा, तो हमारा यहाँ पे मात्रा कितना दिया है, तो आप कहोगे 1.7 ग्राम दिया है। ठीक है ना, अब देखिए तो हम लोग को ये दिया है NH2 की मात्रा, NH3 की मात्रा हो गई, H2O की मात्रा कितना दिया है, H2O की मात्रा, H2O की मात्रा हमारा बच्चों दिया है 7.2 ग्राम आपको दिया है। तो हमने एक प्रश्न हम आपको बताए थे उस दिन कि किसी भी पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारे जो विलयन में विलय और विलायक होते हैं उसके मोलों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी पदार्थ का जब उनके मोलों की संख्या अगर आपको पता होगा तो हम उस पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इस प्रश्न में हमको देख रहे हैं कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या आपको नहीं पता है, उसकी मात्रा पता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा और उसके अणुभार के माध्यम से हम उन पदार्थों का मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए बेटा आपको कहता है कि NH3 की मात्रा आपको दिया है, अब हम करें कि NH3 के या NH3 का अणु भार, NH3 का अणु भार कैसे हम लोग निकालते हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोग कहते हैं नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का हमारा भार कितना होता है, तो आप कहते हो 14 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हमारा कितना दिया है बेटा, कहेंगे 1 है तो इसका हम लोग लिए 1, यहाँ पे हमारा है कितना हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो 17 और 3
तो हमारा हो जाएगा 14 और 3 17 हमारा क्या हो गया कि NH3 के अणुभार हो गया। NH3 का अणुभार कितना हो गया, तो आप कहेंगे 17 हो गया। इसी प्रकार से बेटा हम लोग H2O का अणुभार निकालेंगे। H2O का अणुभार, H2O का अणुभार निकालेंगे तो हमारा H कितनी बार है, एक बार है कि दो बार है। तो यहाँ देखिए H2O में दो अणु हमारे H के हैं और एक ऑक्सीजन का हमारा परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 16। 16 का इसमें ऐड कर दिया तो 2 एक कम 2 और 16, 16 2 18, ये बेटा हमारा हो गया। हमने आपको बताया था किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि NH3 के मोलों की संख्या, NH3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ध्यान से समझिएगा। NH3 के मोलों की संख्या, इसको हम लोग कहेंगे NH3, NH3। ये हमारा बेटा क्या है, NH3 के मोलों की संख्या। NH3 की मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो हमने आपको सूत्र बताया था उस दिन, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि NH3 की मात्रा, NH3 की मात्रा बटे NH3 का अणुभार, अणुभार। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आया, NH3 का मात्रा, NH3 की मात्रा हमें बच्चों कितना दिया हुआ है, तो हमने कहा 1.7 और NH3 का अणुभार हमने कितना निकाला है बेटा, तो आपने कहा इसमें NH3 का अणुभार हमारा आया है 17 आया है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ बेटा हमारा आएगा 0.1 मोल। क्या आएगा बेटा, ये 0.1 मोल। ये हमारा आपका NH3 के मोलों की संख्या मिल गई। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग किसका निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे H2O के मोलों की संख्या, मतलब कि हमारे विलयन में H2O की मोलों की संख्या, संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे NH2O बराबर आपका होगा, तो हम लोग कहेंगे कि जल का हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे तो जल की मोलों की संख्या बराबर होगा आपका H2O की मात्रा, H2O की मात्रा बटे H2O का अणु भार होगा। ठीक है, तो आप देखिए बेटा H2O की मात्रा हमारा कितना दिया है, H2O का आपको मात्रा दिया है 7.2 ग्राम दिया है, तो हमने लिख दिया 7.2 ग्राम। H2O का अणुभार कितना होता है, तो H2O का अणुभार होता है 18। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा आएगा 0.4 मोल आएगा। ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला बेटा कि हमारे जो हमारा विलयन बनाया गया उस विलयन में आपने ये देखा कि जो भी हमारा विलयन था, हमारे जो एक पात्र में हमने 1.7 ग्राम अमोनिया तथा 7.2 ग्राम जो जल लिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस विलयन में हमारे दोनों की मोल अंश क्या होंगे। तो हम इस विलयन में मोल अंश को ज्ञात करने के लिए हम पदार्थों की मात्रा, देखिए हमने देखा कि NH3 की मात्रा इतना दिया, H2O की मात्रा हमें इतना दिया है, तो हमने क्या किया NH3 का अणुभार निकाला, H2O का अणुभार निकाला। फिर जैसे ही मात्रा और अणुभार हमें मालूम चल जाता है तो हम क्या करेंगे, अब विलयन के मोलों की संख्या निकालेंगे हम। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे NH3 की मोलों की संख्या, मतलब कि हमारा NH3 की मोलों की संख्या बराबर होगा कि NH3 की मात्रा बटे NH3 का अणुभार। तो हमने देखा NH3 की मात्रा कितना दिया है 1.7 और उसका अणुभार दिया है 17, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया तो आता है 1.01 मोल आया। अर्थात जो भी विलयन हमारा तैयार हुआ है
उसमें जो है हमारा जो विलय NH3 है उसके कितने मोल मिले हैं, तो आप कहेंगे 0.1 मोल मिले। उसी प्रकार से H2O की मोलों की संख्या हमें अगर ज्ञात करनी है तो हमने कहा कि विलयन में उपस्थित H2O की मात्रा बटे H2O का अणुभार कहेंगे। यहाँ पे H2O की मात्रा हमारा दिया है 7.2 ग्राम दिया, तो हमने उसकी मात्रा में उसके अणुभार से भाग दे दिया। तो हम यहाँ पे हमें यह सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा इस विलयन में जल विलायक है उसकी जो मात्रा है यहाँ पे हमारा उसके मोलों की संख्या है 0.4 मोल दिया है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने एक शब्द बोल रहे हैं कि NH3 यहाँ पे विलय है कि विलायक है, यहाँ पे जल विलय है कि विलायक है। तो मैंने आपसे बताया था प्रश्न में, जो भी विलयन आप प्राप्त करोगे उस विलयन में जिसकी मात्रा अधिकतम होती है उसे उस विलयन का विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा हमारी कम होती है उसे कहते हैं विलय। तो यहाँ पे NH3 की मात्रा हमारा इस विलयन में दिया है 1.7, अर्थात वो विलय हो गया, जबकि जल की मात्रा कितना दिया है 7.2, अर्थात वो विलायक हो गया। तो इसमें मात्रा के हिसाब से हमारा विलय और विलायक मिल गया। आइए हम इनके मोल प्रभाज के बारे में बात करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम इसका मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए बेटा, इसका मोल प्रभाज हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके मोल प्रभाज के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक सूत्र जानते हैं, हम मोल प्रभाज हम कहेंगे पहले निकालेंगे यानी H3 NH3 का मोल प्रभाज। तो बच्चों जिसका भी हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं, मोल प्रभाज को हम लोग x से व्यक्त करते हैं, और किसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं NH3 का। तो NH3 के लिए यहाँ पर हम लोग NH दिखा दिए, तो यहाँ पे हो गया। तो हमने मोल प्रभाज किसी भी विलयन में किसी भी पदार्थ का विलय हो चाहे विलायक हो, अगर हम उसका मोल प्रभाज निकालते हैं तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि विलयन में जिसका भी मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या में पूरे विलयन में जितने पदार्थ होंगे उसके मोलों की संख्या से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल प्रभाज उस पदार्थ का मालूम चल जाएगा। हमें किसका मोल प्रभाज निकालना है बेटा, NH3 का। तो NH3 का मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसके लिए हम NH3 के मोलों की संख्या लेंगे। ध्यान देना बेटा, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या में हम पूरे विलयन के मोलों की संख्या से भाग देंगे। पूरे विलयन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं H3 प्लस H2O। ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन में NH3 का मोल प्रभाज बराबर विलयन में NH3 की मोलों की संख्या बटे आपका विलयन में आपका NH3 और जल के कुल मोलों की संख्या। तो आप देखिए इसमें इसका मोल कितना दिया है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि NH3 की मोलों की संख्या हमने कितना निकाला, तो आप कहोगे 0.1 आया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा इसका NH3 का कितना है 0.1 प्लस ये कितना है 0.4, या इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए ताकि आपको साफ दिखाई दे, 0.1 बटे 0.1 धन 0.4। अब बेटा इसको जोड़ देंगे हम तो हमारा आएगा 0.1 बटे 0.5। ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये दशमलव से दशमलव कटा तो हमारा आया 1/5। यहाँ देखिए बेटा NH3 का मोल प्रभाज कितना आ गया, आपने कहा 1/2। तो बच्चों इसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। और इसी का देखिए अब हम लोग किसका नंबर निकालेंगे, पहला उत्तर तो आ गया कि NH3, इस विलयन में NH3 का मोल प्रभाज कितना है या मोल अंश कितना है, तो आप कहोगे 1/5 है। तो और बच्चों इसमें एक शब्द हमने आपको बताया था
किसी भी विलयन में, ध्यान देना बच्चों, किसी भी विलयन में विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का जो योगफल होगा वह 1 के बराबर होगा। हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी विलयन में आप कहेंगे NH3 प्लस SH2O। अब यहां देखिए ये हमारा एक विलायक है, विलय NH3 और विलायक आप XH2 है। इन दोनों का मोल प्रभाजों का योगफल कितना होगा? 1 है। तो मैं इसको, अगर आपने 1 का निकाल लिया है तो 1 में से इसको निकाल दीजिए तो आपका जल का भी मोल प्रभाज आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस 1/5, इसमें निकाला 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, अर्थात 4/5 आया। तो बच्चों हमारे प्रश्न का 2 उत्तर आया। आपको जल का मोल प्रभाज बताया गया था और NH3 का। ये दोनों हमारे बेटा क्या है? उत्तर हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा और आपको हम आपके समझ रख रहे हैं मोल अंश से ही संबंधी। एक विलयन में बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, अगर हमारा यहाँ पे दिया है कि भारानुसार, जैसे कि आपको एक विलयन बनाया गया है बेंजीन, आप जानते हैं कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, और हमारा एक होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे मतलब हुआ CCl4। ध्यान देना बेटा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे आशय हुआ कि CCl4 हो गया। आप जानते हैं कार्बन का जो है अणुभार होता है वो 12 और क्लोरीन का होता है 35.5, और आप जो है और कौन इसमें बेटा हमारा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कितना हमारा होता है? तो हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है। अब आप देखिए बेटा इसमें सबसे एक ट्विस्ट बात क्या हुआ कि यही एक पॉइंट हमारे समझ में ये नहीं रहा सर इसमें परसेंटेज की बात क्या है। करा कि बेंजीन विलयन में बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 100 ग्राम जो विलयन हमारा बना हुआ है उस विलयन का, यहाँ तो परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि जो 100 ग्राम का हमारा विलयन बना हुआ है, मतलब कि 100% जो विलयन है उसमें 30% हमारा कौन है? बेंजीन है। ध्यान से समझिएगा कि जो भी विलयन हमारा होगा अपने द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर, वह अगर 100 ग्राम है तो 30 ग्राम कौन है बेटा? हमारा बेंजीन है, अर्थात 70 ग्राम कौन हमारा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बच्चों इसमें एक चीज ध्यान में यही रखने की बात है कि ये बोल रहा है 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम में 30 ग्राम कार्बन आपको बेंजीन घुला हुआ है। किस में घुला है बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहाँ पे जब भी परसेंटेज से संबंधी हमारा प्रश्न आता है, अगर यहाँ ग्राम में दिया है तो हम कहेंगे कि 30 ग्राम द्रव्यमान के हिसाब से, 30 ग्राम द्रव्यमान के प्रतिशत के हिसाब से, मतलब कि 100 ग्राम का विलयन है तो 30 ग्राम हमारा क्या है बेटा? बेंजीन मिला हुआ है। और किस में मिला है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहाँ पे एक शब्द हमारा आया कि विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो विलयन की जो पूरी मात्रा है बेटा उसको परसेंटेज का मतलब यहाँ हुआ 100 ग्राम है। ये विलयन कितने ग्राम का है? 100 ग्राम, जिसमें जो है बेटा हमारा आपका दिया है बेंजीन कितना ग्राम है? 30 ग्राम। 100 ग्राम में 30 ग्राम, 100 ग्राम में 30 ग्राम क्या बेंजीन है? तो हम कहेंगे C6H6 की मात्रा बेटा हमारा कितना बन जाएगा बेटा? तो आप यहाँ पे कहेंगे 30 ग्राम, है ना। और किस में घुला है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4 की मात्रा बराबर आप कहेंगे 70 ग्राम हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा इसका जो मात्रा मालूम चल गया कि मतलब कि जो 100 ग्राम का हमारा विलयन था उसमें
30 ग्राम हमारा बेंजीन है और जो है 70 ग्राम बचा हुआ भाग कौन है बेटा, हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब इसके देखिए हम लोग इसका निकालना है मोल भाग, किसका बोला है, बेंजीन का। तो हम सबसे पहले किसी भी विलेन में किसी का भी मोल प्रभाव निकालना चाहते हैं तो उसके मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हम लोग पहले इसके निकालेंगे मोलों की संख्या, तो कहेंगे C6H6 के मोलों की संख्या NC6H6 इज इक्वल टू, तो हम लोग कहेंगे कि इसके C6H6 की मात्रा बटे क्या लिखे थे पिछले प्रश्न में, अणुभार। C6H6 का अणुभार है ना, अणुभार। तो इसका देखिए इसकी मात्रा हमारा कितना हो गया बेटा, तो इसकी मात्रा आप लोग कहेंगे 30 हो गया और C6H6 का अणुभार कितना होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है और एक कार्बन का भार कितना होता है 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे हो गया। तो कहेंगे बरछंग 72, अब 72 और 6 कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये, तो 72 6 78, तो 30/78 ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे CCl4 के मोलों की संख्या, NCCl4 इज इक्वल टू, तो हम लोग कहेंगे CCl4 की मात्रा बटे CCl4 का अणुभार, क्या कहेंगे, अणुभार। तो CCl4 की मात्रा कितना दिया बच्चों, तो आप कहेंगे यहाँ पे 70 ग्राम दिया है, तो 70 बटे यहाँ पे देखिए CCl4, C मतलब कार्बन, एक बार है तो इसका लेंगे 12 और ये हुआ 4, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 35.5 है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये आप इसे उड़ा कर दीजिए तो जगह हमारे जगह आपका 70 और ये हो जाएगा हमारा 12 धन, देखो 4 पंचे 20 का ही आपका ये 0 हो गया और 4 पंचे 20, 20 4 20 2 22 हो गया हमारा ये, और ये हमारा कितना हुआ 4 3 12 और 12 और 2 14। ये अब इसको दोनों जोड़ देंगे तो 70 बटे कितना आएगा बेटा हमारा 154, ये हमारा। ये देखिए इसके मोलों की संख्या आपको मालूम चल गई कि कितने मोल दिए हैं, तो अब मोलों की संख्या मालूम चल गया तो आपको किसका निकालना है बेटा मोल प्रभाज, तो आप यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए तो हम लोग कहेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन बोला है ना, तो कहेंगे C6H6 के मोलों की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा C6H6 इज इक्वल टू, हम कहेंगे जिसके मोलों की संख्या निकालेंगे उसकी मोलों की संख्या, तो C6H6 के मोलों की संख्या बटे NC6H6 के मोलों की संख्या धन ये हो जाएगा CCl4 के मोलों की संख्या। तो बेटा इसको आप लोग हल कर लेंगे अपने हिसाब से, और ये हमारा कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि बेंजीन की मोलों की संख्या हमारा दिया है कितना, आप निकाला 30/78, तो जगह 30/78 हो जाएगा ये, और ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा देखिए, और ये हमारा कितना हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 70/154 धन 30/78। अब बस इसी को हल करके हम लोग बेंजीन के मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको हल करने के उपरांत तो इसका उत्तर आपका नियर अबाउट आएगा, इसको आप लोग हल कर लेंगे तो 0.49 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो ये मोल प्रभाव तो आपने आज सीख लिया है ना, बेंजीन का निकाल लिया, और आप लोगों ने पिछला भी क्वेश्चन देखा। अब जो कल की आपकी अगली क्लास होगी इसी के साथ में हमारा अगला पाठ बनेगा मोलरता और नार्मलता। 2 शब्द हमने आपको दिया, ये हमारा बेसिक पार्ट है, ये आपको कई क्वेश्चन में मोल प्रभाव हमारे कई लेसनों में आपको मिलेंगे बच्चों।
तो कल अगली क्लास में आपको हम देंगे मोलरता और नॉर्मलता संबंधी प्रश्न की जानकारी। धन्यवाद।